Today we are going to start the new lecture and new chapter of 12th class, that is chemical kinetics। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि हमारे इलेक्ट्रिक चेंज थे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, एसोसिएशन होता था, पार्टिकल्स थे वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह में। तो इस चैप्टर में हमें उसे नेक्स्ट टर्म में, और आपने जो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है उसी का एडवांस वर्जन हमारा चैप्टर है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और डियर स्टूडेंट, एक चीज और स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने हर बार आपको बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर अगर हम शुरू करते हैं तो कम से कम हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम चैप्टर का नाम ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम इस चैप्टर में स्टडी क्या करने जा रहे हैं। और वर्ड केमिस्ट्री आप जितनी अच्छी बेटर कर लेते हैं वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आप अगर वर्ड्स को ही समझ पाते हैं, वर्ड्स का मीनिंग ही आपको क्लियरली समझ आ जाता है, तो आप आसानी से उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन है, एक्सप्रेस है, वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल्स के बारे में आप सब जानते हैं, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज द केमिकल्स, की जो स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं आपस में और न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज द केमिकल्स। यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास, ये आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स वर्ड is obtained from Greek language। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है भाई, लैंग्वेज वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस वर्ड से ये वर्ड लिया गया है, विच मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक्स वर्ड क्या है। काइनेसिस ग्रीक लैंग्वेज के काइनेसिस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। और केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि केमिकल्स के मूवमेंट्स को जनरली हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसी वर्ड का मतलब होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स हमारी क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में, कि केमिकल चेंजेस है वो किस प्रकार से टेक प्लेस करते हैं, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reaction factors affecting the rate of reaction and mechanism of reactions। हम केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन की कौन कौन सी केमिकल जो रिएक्शन उनकी रेट क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फैक्टर कौन कौन से रेट को इफेक्ट करते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, और किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार का हो सकता है उसको जानने की हमें कोशिश करेंगे, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। अब स्टूडेंट आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट के बारे में। जितनी वर्ड टर्मिनोलॉजी आप क्लियर करते चलेंगे केमिस्ट्री आपके लिए उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। रेट वर्ड आपने मैथ में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी आप स्टडी करते हैं कि रेट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ
any quantity with respect to टाइम। यही मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में रेट का क्या काम रहेगा। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन of a chemical reaction with respect to टाइम, कि टाइम के साथ अगर किसी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहां पे आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी केमिकल के अंदर कंसंट्रेशन में जो चेंजेस ऑब्जर्व हम करते जा रहे हैं, गैसेस का केस लेते हैं तो उनके प्रेशर में जो चेंजेस ऑब्जर्व करते जा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ गए। यानी कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सो मच इजी, और बिल्कुल आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किस प्रकार से होता है। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई आर रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये हमने क्या किया है, एक सिंपल सी क्या कंसीडर कर लिया, दैट इज ए सिंपल केमिकल नोटेशन, रिएक्शन नोटेशन, ठीक है। ये हमारी सिंपल केमिकल रिएक्शन की नोटेशन है। तो इसमें हमने क्या किया, आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब कब होता है कि अगर हम लेते हैं एट ए टाइम इज इक्वल टू T1, अगर T1 टाइम लेते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है, कंसंट्रेशन आर की कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं R1 और पी की कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं P1, दैट इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T1। T1 टाइम पे ये हमारी कंसंट्रेशन होगी। अगर एट टाइम T2, अगर हम टाइम T2 लेते हैं तो कंसंट्रेशन अगर हम मान ले तो ये कंसंट्रेशन हो जाती है रिएक्टेंट की, दैट इज R2, और ये कंसंट्रेशन हमारी हो जाती है दैट इज P2। ओके, सो दिस इज द assumptions वी कंसीडर्ड। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन की रेट निकालना चाहते हैं, यानी चेंज इन रेट निकालना चाहते हैं, तो अगर हम देखते हैं डेल आर, यानी चेंज इन रेट, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम चेंज देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो हमें पता है, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हमारी कंसंट्रेशन थी R1 इसकी रिएक्टेंट की, बाद में टाइम के बाद क्या हुई, R2 हो गई, और टाइम क्या हुआ, जो चेंज इन टाइम क्या है, यानी चेंज इन टाइम कितना आया, शुरुआत में टाइम था T1, कुछ समय के बाद टाइम हो गया T2, तो टोटल चेंज कितना हुआ उस समय में। मान लो आपने कोई काम स्टार्ट किया था 5 बजे और फिर वो काम को हो गए 7 बज गए हैं, तो टोटल उस 5 बजे से 7 बजे के बीच में टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगा। तो वही T1 इनिशियल टाइम, T2 फाइनल टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या होगा, दैट इज T2 माइनस T1। ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि T1 टाइम पे जो केमिकल था उसका जो कंसंट्रेशन थी वो R1 थी रिएक्टेंट की। टाइम T2 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, R2 हो गई है। तो इसमें T1 से T2 तक टाइम लगने में, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल आर। यानी कि ये हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम R1 टू R2। तो कितना चेंज हुआ होगा, दैट इज R2 माइनस R1। ये बात आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ये तो केस हुआ हमारे रिएक्टेंट के केस में। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट के केस में भी ऐसा ही होगा कि हमारा फाइनल टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, दैट इज P2,
और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी P1, यानी कि यही तो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ है। ये क्या है, ये हमारा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इनिशियली हम आसानी से इस चीज को समझ चुके हैं कि चेंज कितना हुआ है। चेंज कंसंट्रेशन में क्या हुआ, R2 माइनस R1 हुआ है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या है, प्रोडक्ट में क्या हुआ है, चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज P2 माइनस P1। ये हमारा क्लियरली चेंज हमें पता चल गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं अब रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी इस इक्वेशन की। यहां तक तो हम क्लियरली समझ चुके हैं कि चेंज किसमें कितना हो चुका है। अगर हम यहां पे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ROR भी बोल सकते हैं इसको, या रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखते हैं। तो अब यहां पे समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, अब रेट ऑफ रिएक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन तो क्या आई थी हमारी, डेल आर और डेल पी, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या आई थी, दैट इज R2 माइनस R1, और प्रोडक्ट के केस में क्या आई थी, दैट इज P2 माइनस P1, और टाइम में चेंज कितना आया था, डेल टी, दैट इज T2 माइनस T1। ओके, तो अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसी से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो ये है, और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, दैट इज, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by change in टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम हो जाएगा। तो अब दोनों को अगर हमें लिख करके देखते हैं तो क्या होगा, दैट इज डेल आर बाई डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा क्या हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, कि दैट इज इन द केस ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट एक चीज सोचनी है आप सबको कि तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हमें नेगेटिव काउंट करेंगे। क्यों, अगर हमने रिएक्टेंट स्टार्टिंग में लिया था, मान लो 100 ml हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्शन होनी शुरू हो गई, अगर रिएक्शन होती चली जाएगी तो इसका जो रिएक्टेंट का अमाउंट है दैट ऑलवेज गेट्स डिक्रीज। रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट का हमेशा अमाउंट क्या होगा, जीरो से ये हमेशा क्या करना शुरू करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा एट इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये इंक्रीज, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो दैट वी विल यूज द नेगेटिव साइन। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं, नेगेटिव साइन is used to show the decrease in concentration of reactant। ये बात याद रखनी है कि कंसंट्रेशन के डिक्रीज को दिखाता है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट ऐसे ही ROR अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के केस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इसके केस में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का क्या है, दैट इज डेल पी, एंड चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। यहाँ पे इसको हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या करती जाती है, इंक्रीज करती चली जाती है। दैट इज द रेट ऑफ
रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसको स्टूडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा और अच्छे से वर्डिंग है वो केमिस्ट्री की यूज की जाती है। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, ये रिएक्टेंट के केस में है, ये प्रोडक्ट के केस में हमने निकाला है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये वर्ड याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारी हो जाएगी माइनस डेल आर बाई डेल टी, ठीक है। और हमारी रेट ऑफ अपीयरेंस होगी दैट इज डेल पी बाई डेल टी। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अब इस चैप्टर का प्रैक्टिकल में हमें क्या फायदा मिलने वाला और इन चीजों को हम क्यों जाने, क्योंकि हमें रेट से हम किसी भी चीज के बनने की स्पीड का पता कर सकते हैं, कि हम पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो केमिकल है, जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होने वाला वो कितने टाइम में बनेगा। और अगर हमें स्टूडेंट किसी चीज के बनने की स्पीड का पता है तो हम कुछ फैक्टर्स लगा करके उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमें कोई भी चीज बनानी है, कोई भी मैन्युफैक्चर करना, अमोनिया गैस जैसे मान लो हमें बनानी है। अब वैसे नॉर्मली वो क्या थी, 4 घंटे में बनने वाली थी हमारी 1 यूनिट अमोनिया गैस। अब हमने पता किया, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी समझ ली, फैक्टर अफेक्टिंग हमने उसके बारे में जान लिया, तो हम क्या कर देंगे, कुछ ऐसे एनहेंसर यानी कैटालिस्ट हम यूज करेंगे जो क्या कर दें, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, यानी जल्दी से उसकी स्पीड को बढ़ा दें, जिससे हम थोड़े समय में जल्दी से हमारा प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। इंडस्ट्रियली हम इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं कि चीजों को चुटकियों में यानी बहुत फास्टली जो चीज करवानी उसको फास्ट कर सकते हैं। अब रेट से हम चीजों की जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसको स्लो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दूध है, जो अभी गर्मियों का समय चल रहा है, तो इसमें क्या है, दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, तो उसको खट्टा होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्या होता है, उसका टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर घटने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मिल्क प्रेसिपिटेशन गेट्स डिक्रीजेज। मिल्क के प्रेसिपिटेशन के अंदर कन्वर्ट होने की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है, और जिससे हमारा दूध है वो खराब नहीं होता लंबे समय तक। तो ये क्या है, हम रेट की वजह से यानी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकते हैं, उसकी रेट को घटा भी सकते हैं। ये चैप्टर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बेनिफिट देता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप अच्छे से समझ गए हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी है। और जो अगर आपने एक जो इसका एक्सप्रेशन आर का एक्सप्रेशन अगर आप समझ चुके हैं, दैट इज ए चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, यही तो होता है। सिंपल और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप इसको याद रख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी ले बाय चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन को हम किस में काउंट करते हैं, मोल पर लीटर में, और चेंज इन टाइम को तो सेकंड में काउंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड, दैट्स इट। सो यूनिट होगी हमारी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर गैसेज, ये क्या है, लिक्विड के केस में है, लिक्विड सॉल्यूशन के केस में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैसेज के केस में, तो गैसेज के केस में क्या हो जाएगी यूनिट, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, ये होता है चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर क्या होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक, और टाइम क्या होता है सेकंड। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, गैसेज के केस में क्या होगी, एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ गैसेज एंड इन केस ऑफ लिक्विड। तो
आज हमने स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे कैसे ये इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, और ट्राई करें स्टूडेंट की इसके बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएं, इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।